बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है री राइटिंग जिसमें प्रूफ रीडिंग, रिवीजन वगैरह आ जाता है, रीडेबिलिटी को चेक किया जाता है, यूजेबिलिटी को चेक किया जाता है। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो ये री राइटिंग के बारे में मैं बताता चलूँ कि ये थर्ड प्रोसेस होता है राइटिंग का। पहली वीडियोज़ में हमने बात की है प्री राइटिंग, जो कि फर्स्ट प्रोसेस है, फिर उसके बाद राइटिंग, और फिर थर्ड प्रोसेस है री राइटिंग में हम करते क्या है, देखें बेसिकली इसके अंदर रिवीजन किया जा रहा होता है और अपने ड्राफ्ट को देखा जा रहा होता है, जो कुछ हमने लिखा है क्या सही लिखा है या नहीं लिखा। यूजिबिलिटी को टेस्ट किया जा रहा होता है। यूजिबिलिटी मैं आगे इसका बताता हूँ ये क्या है, और करेक्टनेस को देखा जाता है। हाँ, यूजिबिलिटी क्या है, तो देखें यूजिबिलिटी का मतलब वैसे तो यूज़ है ना, आपकी इन्फॉर्मेशन को जब आपका रीडर पढ़ेगा, जो आपने रिपोर्ट लिखी, वेबसाइट पर कोई कंटेंट डाला है, कुछ भी लिखा है आपने, ईमेल की, मेमो लिखा, उसको वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, और वो समझने के बाद उसको इस्तेमाल कर सकता है, उस पर अमल कर सकता है या नहीं कर सकता है, फ़ायदा उठा सकता है या नहीं उठा सकता है। ये चीज़ यूजिबिलिटी कहलाती है। अब हमने टारगेट हमारा ये होता है कि हम यूजिबिलिटी को कंफर्म बना सकें, उसको यकीनी बना सकें कि हमारी राइटिंग के अंदर ये चीज़ है। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमने अपना वक्त ज़ाया किया है। तो जब आप लिख चुके अपना ड्राफ्ट और उसको अब आपने ये देखना है कि उसमें यूजिबिलिटी है कितनी है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इन पॉइंट्स को और इन फैक्टर्स को एनालाइज़ करेंगे, फोकस करेंगे कि ये सब हमें हासिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। उनमें से आप देखें पहली चीज़ जो है वो ये कि रिट्रीव किया जा सकता है, उसको या नहीं किया जाता है। रिट्रीव एबिलिटी के अंदर ये देखा जाता है कि यूज़र स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को आसानी से ढूंढ सकता है या नहीं, क्विकली एंड ईजली। सही हो गया। रीडेबिलिटी फिर उसके अंदर देखी जाती है कि उसके लिए उसको पढ़ना समझना आसानी से, उसके लिए हमने आसानियाँ पैदा करनी है, उसको मुश्किल में नहीं डालना है, वरना मकसद फ़ौत हो जाएगा। इस चीज़ को देखा जाता है। उसके बाद हम एक्यूरेसी को देख रहे होते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो हमने दी है, जो कुछ कंटेंट हमने पहुंचाया है, नॉलेज, वो कंप्लीट है या नहीं है, वो करेक्ट है या नहीं है। कंप्लीट होना अलग चीज़ है, करेक्ट होना अलग चीज़ है। इसी तरह यूज़र की सेटिस्फेक्शन को भी महलूस खातिर रखा जाता है। ईज़ी टू लर्न होनी चाहिए, जो कुछ आपने बातें उस तक पहुँचाई हैं उसको वो आसानी से याद रख सके, और यूजिबिलिटी ज़ाहिर है उस पर अमल पैरा भी हो सके, यानी जो फ़ायदा उसने उठाना है। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं रिवीजन टेक्निक की। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी दिखाना चाहता हूँ। यूजिबिलिटी की जब हम बात करते हैं ना, तो उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें भी चेक कर रहे होते हैं। इससे और भी ज़्यादा पता चल जाता है कि सही जा रहे हैं हम या नहीं जा रहे हैं। अब जैसे उसमें से फर्स्ट वन चीज़ को अगर हम देखें, ऑडियंस की रिकग्निशन, टेक्निकल टर्म्स जो यूज़ की गई हैं उसमें वो डिफाइंड है या नहीं है, क्योंकि ऑडियंस को भी देख के दिखाना पड़ता है, करना पड़ता है ये सब कुछ कि ये उनके लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं होगा। लास्ट वीडियोस में जैसे कि आपको याद होगा, हमने ऑडियंस की टाइप्स के बारे में बात की थी। एक ऑडियंस वो है जो एक्सपर्ट्स में से है, उनको इन्फॉर्मेशन है, तो उनके लिए तो टेक्निकल टर्म्स को डिफ़ाइन करना ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उसको पहले ही पता है। लेकिन अगर आपका रीडर जो है आउटसाइडर है, आपका क्लाइंट है, उसको आपकी फील्ड के बारे में नहीं पता, तो डेफिनेटली आपको ये सब कुछ बताना होगा। सही हो गया। दूसरी चीज़ जो है वो ये कि जो एग्ज़ाम्पल्स आपने दिए हैं वो उसके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि जो एग्ज़ाम्पल दिए है वो एग्ज़ाम्पल और गले पड़ जाए, उसके और मुश्किल हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही है। ग्राफिक्स जो यूज़ किए हैं वो मुनासिब हैं या नहीं है, सूट कर रहे हैं, वो उसको समझ सकता है, प्रोसीजर कॉन्सेप्ट जो भी आप जानना पहुंचाना चाहते थे उसको समझाना चाहते थे। आपने जो वर्ड्स यूज़ किए, आपने टोन जो यूज़ की है वो सही है या नहीं है, इस चीज़ को भी देखा जाता है, क्योंकि ऑडियंस के अकॉर्डिंग हमें टोन को भी चेंज करना पड़ता है। ज़ाहिर है कहीं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होना होता है और ऑडियंस के अकॉर्डिंग उसको क्लियर पता है, और कभी ऐसा होता है कि आपको टोन के अंदर कॉर्टिसी का एलिमेंट कभी ज़्यादा करना पड़ जाता है। सही है। अगर बॉस को लिख रहे हैं तो ज़ाहिर है कि वहाँ पर कस्टमर है, क्लाइंट है, तो और ज़्यादा कॉर्टिसी वैसे तो होनी चाहिए। सही हो गया। इसी तरह हम डेवलपमेंट के मामले को भी देखते हैं कि जो स्टेप्स हमने और जो कॉन्सेप्ट हमने पहुंचाया है वो बिल्कुल सही पहुंचाया है, स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्ट है या नहीं है, प्रिसाइज़ है या नहीं है। क्योंकि जो बात पहले कहनी है वो पहले ही कहनी है, अगर उसको बीच में या आखिर में कहा तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी, समझना मुश्किल होगा। जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है और इज़ ऑल रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, वो पहुंचा दी आपने इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए। अब ज़ाहिर है कि हर जगह हर चीज़ मुख्तलिफ होती है, जहाँ जिसकी ज़रूरत होती है हम वहाँ पर ही उसको पहुँचाते हैं।
इसमें हम ये भी देखते हैं कि इज़ इररेलेवेंट और रियली नीडेड इंफॉर्मेशन ओमिटेड, वो इंफॉर्मेशन जो कि इररेलेवेंट थी, जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी, वो हमने हटा दी है या नहीं है, डिलीट कर दिया उसको या नहीं कर दिया है। क्योंकि इससे भी चीज़ को हम कभी बढ़ा रहे होते हैं और कभी कम कर रहे होते हैं। कभी कभी आप इजाफी बातें जो कर देते हैं, इजाफी बातें आपके कंटेंट को कभी मुश्किल बना देती हैं। आपका जो कॉन्सेप्ट होता है, जो आप समझाना चाह रहे हैं, वो थोड़ा और डिफ़िकल्ट हो जाता है समझने वाले के लिए। तो ये चीज़ हम देखते हैं। ईज़ ऑफ़ यूज़, ईज़ ऑफ़ यूज़ की जब बात करते हैं कि वो उससे फ़ायदा उठा सके, तो इन चीज़ों को हम देख रहे होते हैं कि ये सारी चीज़ें इस पर टिक आ रहा है या नहीं आ रहा है। कैन रीडर ईज़िली फाइंड, आसानी से फाइंड कर सकता है व्हाट दे वांट थ्रू, इन चीज़ों के ज़रिए जो वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है उसको आसानी से मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर एक्यूरेसी नहीं है, करेक्टनेस नहीं है, लिंक आपने किसी और वीडियो को दे दिया जबकि दिया कुछ और था। इसी तरह इंडेक्स, ये सारी चीज़ें, ये बहुत डिटेल में चले जाती है बात, आप वीडियो को रोक कर सुन सकते हैं। इसी तरह कंसाइजनेस को भी हम देख रहे होते हैं। हमारा मैसेज कंसाइज भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, उसके लिए समझना मुश्किल होगा। वर्ड्स में भी कंसाइजनेस होती है, सेंटेंसेस में भी कंसाइजनेस होती है और पैराग्राफ्स में भी होती है। वर्ड्स में कंसाइजनेस ऐसे कि एक वर्ड आपने जो यूज़ किया है वो 1 to 2 सैलिबल हो, तो ये एक अच्छी चीज़ है। 1 to 2 सैलिबल का मतलब ये, सैलिबल क्या होता है? सैलिबल का मतलब ये होता है कि अगर हम उसको साउंड के एतबार से तोड़ें तो जो कम से कम और मिनिमम उसका जो साउंड होगा वो 1 सैलिबल होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसी वर्ड को देख लें, कंसाइजनेस। अब इसको अगर हम साउंड के एतबार से तोड़ कर पढ़ें, कंसाइजनेस, कन, इससे ज़्यादा नहीं तोड़ा जा सकता इसको, साइज नेस, तो इसके अंदर 3 सैलिबल है। 1 to 2 सैलिबल्स अगर वर्ड के अंदर है तो आइडियल सिचुएशन है, ये कंसाइजनेस आ जाती है। सेंटेंसेस कितने लंबे हों? लिमिटेड आर सेंटेंसेस लिमिटेड टू 10 to 15 वर्ड्स वैन पॉसिबल, जहाँ ज़रूरत हो 10 से 15 लफ्ज़ों में आपका जुमला मुकम्मल हो जाए, सही हो गया। इसी तरह पैराग्राफ की लिमिट ये है कि 4 to 6 लाइन्स, 4 से 6 लाइन, इससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि उसके लिए पढ़ना हो सकता है कि दुश्वार हो, वो ज़्यादा लंबा पढ़ना नहीं चाहता। अपनी बात को समेट कर आपने इतनी ही उसके अंदर रखना है। लफ्ज़ मिलते हैं तो जुमले बन जाते हैं, और जुमले मिलते हैं तो पैराग्राफ बन जाता है। तो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल करने तो उसके सैलिबल को यूँ देखना है जहाँ पॉसिबल हो। इसी तरह सेंटेंसेस, उसकी हद ये है, और इसी तरह पैराग्राफ की हद ये है। कंसाइजनेस के बाद हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कंसिस्टेंसी जैसे हेडिंग्स में, अब हायरार्की ऑफ हेडिंग का मतलब ये है कि एक होती है मेन हेडिंग, मेन हेडिंग के तहत जो हेडिंग आती है वो कहलाती है सब हेडिंग। तो ऐसा तो नहीं है कि मेन हेडिंग किसी और टॉपिक को बता रही है, सब हेडिंग होना तो ये चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल, वो उसी के ही किसी पॉइंट को बता रही हो। तो ऐसा तो नहीं है कि पॉइंट चेंज हो गए तो इसका मतलब है कि सब हेडिंग गलत लग गई, ये एक अलग हेडिंग होनी चाहिए थी। कंसिस्टेंसी इसके अंदर देखते हैं हम। तवातुर, जो एक ये कह लें कि यूनिफॉर्मिटी नज़र आती है ना, एक जैसा होना। इसी तरह ग्राफिक्स की हम बात करते हैं तो उसके अंदर भी कंसिस्टेंसी देख रहे होते हैं। जैसे मैं चंद चीज़ों को हाईलाइट कर देता हूँ। सिमिलर साइज़ भी, ये ना हो कि एक ग्राफिक आपने इतना बड़ा कर दिया, एक बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया। प्रेजेंटेशन भी दे रहे, कुछ भी है, बेहतर रखना उसको। सिमिलर स्टाइल ऑफ, एक ही तरह का उसमें स्टाइल फॉलो किया गया। कलर अगर जहाँ पॉसिबल हो, मैं वैसे ही कह रहा हूँ क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस करते करते भी हो जाता है। इसी तरह नंबर्स जो आपने यूज़ किए हैं, फिगर टाइटल, सेम यूज़ ऑफ फिगर टाइटल्स एंड नंबर्स, सारी चीज़ें सेम हो, अच्छा लगता है। इसी तरह डज वर्ड यूजेज मीन द सेम थ्रू आउट द टेक्स्ट, जो टर्म आपने इस्तेमाल की है और ये चीज़ें हैं उनका ऐसा तो नहीं है कि कहीं कोई और मतलब बन रहा है, कहीं और मतलब बन रहा है, और क्लियरिटी ना आ रही हो और प्रॉब्लम हो जाए, उसके लिए समझना, इस चीज़ का क्लियर करना भी और इसको सही रखना भी ज़रूरी होता है। इसी तरह जो स्टाइल आपने फॉलो किया है नंबरिंग का, वो सेम है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कहीं यहाँ पर 1 2 3 वाला आपने वो किया और आगे जाके वो रोमन वाला आपने लगा दिया, तो ये तो कंसिस्टेंसी नहीं आ रही, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। डॉक्यूमेंट डिज़ाइन की जब बात करते हैं तो ये भी यूजेबिलिटी को चेक करने के लिए होता है।
ये डॉक्यूमेंट डिज़ाइन में क्या आता है, उसमें आपके ग्राफिक्स आ जाते हैं। डू ग्राफिक हेल्प डिपिक्ट हाउ टू परफॉर्म, सही बता रहे हैं आपके ग्राफिक्स, जो आपने स्टैक उसको बताना है। सही बता रहे हो मतलब इस पर लग गया चेक, आगे चलो। इज़ वाइड स्पेस यूज टू मेक इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल, कभी हमने वाइड स्पेस भी छोड़ना होता है, सही, ब्लैंक भी रखना होता है, मतलब बिल्कुल भरना नहीं है आपने, सही। सो उसका मकसद क्या है कि इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल हो, वो उसको एक्सेस कर सके। कलर्स जो हैं, डज कलर एम्फेसाइज हैज़र्ड्स, की टर्म्स और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए उसका रेड कलर कर दिया जाता है या येलो कर दिया जाता है। जैसे आप देखें यहाँ पर हमने आपकी आसानी के लिए और अपनी आसानी के लिए भी चीज़ों को रेड कर दिया कि इन्हीं ये की पॉइंट्स हैं, ये बोल्ड है, इसके आगे बुलेट पॉइंट लगा हुआ, आपको पता चल जाता है कि हाँ हेडिंग चल रही है। अब ये जो रेड है ये इसलिए किया गया है ताकि पता चल रहा है कि ये एक मेन वर्ड है, की वर्ड है, इसका की टर्म कहीं यूज़ हो रही है, उसको भी कर दिया। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है, वहाँ भी कलर चेंज कर दिया। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कलर कैसा वहाँ पर मैच करते हैं। ऐसा ना हो कि वो आँखों को चुभने वाला हो, बैकग्राउंड कलर को देखते हुए भी चीज़ों को देखना पड़ता है। बैकग्राउंड कलर अगर लाइट है तो जाहिर है कि फिर आप डार्क यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ डार्क नहीं है तो उसका आप बरक्स आप समझ लें। हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड टॉकिंग हेडिंग्स एड क्लियरिटी, ये चीज़ें जो हैं ये क्लियरिटी शो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, और रीडर नेविगेट करना चाहे टेक्स्ट को तो मतलब उसमें से अपनी मर्ज़ी की इंफॉर्मेशन वो देखना चाहता है, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं या नहीं है, फॉर्मेटिंग वगैरह उसमें आ जाती है, सही है। तो यूजेबिलिटी का टेस्ट अच्छी खासा हो चुका है। इसके बाद जब यूजेबिलिटी आपने चेक कर ली है तो आप रिवीजन करते हैं। अब रिवीजन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या टेक्निक्स यूज़ की जाती है, तो वो ये कि अब आप देखें कि आपने कोई ऐसी डिटेल तो छोड़ नहीं दी कि जिसकी वजह से क्लियरिटी नहीं आ रही है, बात मुकम्मल भी होनी चाहिए। डिटेल ऐड कर दें जो कि मिसिंग रह गई है फॉर क्लियरिटी, सही है। डेड वर्ड्स अगर यूज़ किए या फ्रेजेस तो उनको डिलीट कर दें। क्यों कर दें? फॉर कंसाइजनेस, ताकि बात लंबी ना हो, मुख्तसर बात हो, किसी का वक्त ज़ाया ना हो। सिंप्लीफाई अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स वर्ड्स और फ्रेजेस, ऐसे वर्ड जो कॉम्प्लेक्स हैं, फ्रेजेस कॉम्प्लेक्स हैं, मुश्किल मतलब बन रहा है उसका, उसको आसान कर दो ताकि वो आसानी से बात को समझ ले। इसी तरह मूव अराउंड इंफॉर्मेशन का मूव अराउंड का मतलब क्या है कि यही कि कहीं कई पेस की बात आ जाती है, कहीं कुछ चीज़ों को कम करना पड़ता है, कहीं कुछ चीज़ों को ज़्यादा करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? टू इंश्योर दैट योर मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज़ आर एम्फेसाइज्ड, ताकि जो अहम बात है और इम्पॉर्टेंट आइडिया है वो एम्फेसाइज, वो हाईलाइट हो सके। अगर ये नहीं किया तो असल बात उसी में दफन हो जाती है, उसको ये नहीं पता चल रहा होता है कि इसमें से अहम बात कौन सी है। तो अहम बात को जब हम स्पीकिंग कर रहे होते हैं अपनी टोन को कहीं इस्तेमाल करके हम बता देते हैं कि ये बात अहम है। फैशियल एक्सप्रेशन से बहुत सारी चीज़ें, अब इसके अंदर हमारे पास यही एक होता है। रीफॉर्मेट करने की भी कहीं ज़रूरत पड़ती है रिवीजन में। क्यों करना होता है? क्योंकि हम यूजिंग हाईलाइटिंग टेक्निक्स टू इंश्योर रीडर फ्रेंडली, उसको रीडर फ्रेंडली बनाने की खातिर अगर आपने पैराग्राफ में उसको स्प्लिट नहीं किया अपने टेक्स्ट को, और यूँ कह लें कि आपने कहीं बात को बोल्ड नहीं किया, इटैलिक नहीं किया, कहीं आपको कलर चेंज करना चाहिए था वो नहीं किया, तो फॉर्मेटिंग बहुत सारी है। अगर ये सब नहीं हुआ है तो उसके लिए पढ़ने में और अपनी इंफॉर्मेशन हासिल करने में मसला होगा। इसी तरह टोन और स्टाइल कहीं इन्हांस करने की ज़रूरत पेश आती है। अब ये कैसे होता है, इस पर हम इंशाल्लाह कोई और वीडियो बनाएंगे कि ये टोन और स्टाइल को कैसे इन्हांस किया जा सकता है। तो इस चीज़ का भी हमने ख्याल करना होता है। एरर्स जो आ रहे हैं ग्रामेटिकल या कंटेंट में कहीं आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन गलत दे दी या ग्रामेटिकल बहुत सारी होती हैं, उसको सही किया जाता है रिवीजन में। सही हो गया। तो जब आपने प्री राइटिंग पर अच्छा काम किया होगा तो डेफिनेटली प्री राइटिंग में ये सारे काम आपने किए हैं, ये आपको पता है, हमने वीडियो में सब कवर किया था। तो ज़ाहिर प्री राइटिंग आपने इफ़ेक्टिव की है तो आपने एक इफ़ेक्टिव ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, और इफ़ेक्टिव ड्राफ्ट तैयार कर लिया है तो फिर री राइटिंग का जो प्रोसेस है ये भी अच्छा होगा, और इस तरह ये यकीनी हो जाएगा कि आपने टाइम अपना ज़ाया नहीं किया है। टाइम ज़ाया होता है, पैसे ज़ाया होते हैं, मतलब प्रिंटिंग होगी, बिला वजह एक वीडियो
ऐसी बन गई कि जिसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन पहुंचानी थी वो नहीं पहुंचा सके, दोबारा बनाना पड़ेगी। सो ये सारी चीज़ें थी जो हमने इसके अंदर कवर करनी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि फ़ायदा हुआ होगा। सो दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।